वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर बुक ऑडिटिंग एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वाउचिंग ऑफ लेजर। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में कर दिया था बट वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो मैं इसको दोबारा से पढ़ा रही हूँ। तो हम इसको सिर्फ ऊपर से पढ़ेंगे, मतलब डिटेल डीप वाइज में समझा दूंगी बट मैं ऐसे वर्ड्स नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। सो इसके कंटेंट्स क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, परचेज लेजर क्या होती है, सेल्स लेजर क्या होता है, इम्पर्सनल लेजर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एसेट्स क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, देन इनकम रिकवेबल कैसे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे आ जाता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ क्या होती है, वेजेस एंड सैलरीज, ऑडिट फीस, परचेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेट्स कमीशन, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। देखो चैप्टर बहुत ईजी है, मुझे बहुत अच्छे से आ गया अब तो। सो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे जो बिजनेस होता है उसमें the business transaction are recorded in the subsidiary book and posting therein is made to proper accounts in the ledger। की देखो जो बिजनेस होता है वो अपनी जो इतनी ट्रांजेक्शन है सारी सब्सिडरी बुक में करते हैं एंड बाद में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये प्रॉपर अकाउंट्स बनाने के लिए इनको लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। सो इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनली वन लेजर में बी मेंटेन। अगर हमारा छोटा बिजनेस है उसमें सिर्फ एक लेजर बनाई जाती है, ठीक है, फॉर ऑल दी अकाउंट्स, पर्सनल इम्पर्सनल। बट अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, बिजनेस बड़ा है, तो वहाँ पे दो लेजर्स बनाई जाती है, एक होती है पर्सनल एक होती है इम्पर्सनल। देखो छोटा है तो पर्सनल इम्पर्सनल एक लेजर में आ जाएगी, बट अगर बिजनेस बड़ा है तो पर्सनल एंड इम्पर्सनल दोनों अलग अलग लेजर बनेंगी। देन इन पर्सनल लेजर ऑल दी पर्सनल अकाउंट्स विल बी ओपन। जो हमारी पर्सनल लेजर होगी उसमें सारे पर्सनल अकाउंट्स आएंगे एंड जो इम्पर्सनल लेजर है उसमें सारे रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे। अगर हम बड़ी कंसर्न में देखें तो जो पर्सनल लेजर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक होती है परचेज लेजर, एक हो जाती है सेल्स लेजर। एंड जो हमारी परचेज लेजर उसमें सारी ट्रांजेक्शन आएगी जो हम सप्लायर्स को करते हैं, और जो हमारी सेल्स लेजर है उसमें सारे वो आएगी जो हम कस्टमर से रिलेटेड करते हैं। एंड एनी अदर पर्सनल अकाउंट विल बी मेंटेन इन इम्पर्सनल लेजर। और इनके अलावा जो भी कोई अकाउंट्स बन रहा है वो सारे हमारे इम्पर्सनल लेजर अकाउंट्स में जा रहा है। सो पर लेजर कौन सी होती है, पर्सनल इम्पर्सनल। अगर बड़ा कंसर्न हो तो पर्सनल हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, परचेज एंड सेल्स में। सो द ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर द ऑडिट ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड शुड सक्सीड ऑडिट ऑफ लेजर्स विच प्रोवाइड बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग। जितने भी हमारा ऑडिट प्रोसीजर है वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें कि लेजर से फिर पोस्टिंग करी जाती है। सो वॉल्वी पॉइंट शुड बी वॉच्ड वाइल चेकिंग द पोस्टिंग। जब भी हम इसे पोस्टिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेजर्स को चेक करा जाता है। फर्स्ट इज डेट, नेम ऑफ अकाउंट क्या है, डिस्क्रिप्शन एंट्री क्या है, अमाउंट क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन अनपेड नहीं रहनी चाहिए। देन एनी फिगर रिटन बैडली और ऑल्टर्ड शुड बी रिटन नीटली एंड विन कलर्ड इंक। अगर कोई फिगर मिट गया या कुछ भी हो गया तो उसको प्रॉपरली अच्छे से लिख लो। सो पहले पढ़ते हैं पर्सनल लेजर जो परचेज एंड सेल्स में थी। तो पर्सनल लेजर का फर्स्ट पार्ट दैट इज परचेज लेजर। सो द ऑडिट ऑफ परचेज लेजर शुड प्रोसीड विद वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस। जो परचेज लेजर को जब चेक कर दे तो उसमें प्रॉपर ओपनिंग बैलेंस चेक कर दे। जो ऑडिटर होता है वो लास्ट ईयर का क्लोज बैलेंस देखता है और जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उन सब की लिस्ट चेक करता है। उसके बाद जो पोस्टिंग करी जाती है प्रॉपर बुक वेरीफाई होती है। कहाँ से वेरीफाई हो सकती है, कैश बुक से, परचेज रजिस्टर से, बिल्स पेबल से, बुक परचेज रिटर्न से, जर्नल से और अदर रेलिवेंट बुक से। उसके बाद वाइल चेकिंग ऑडिटर पेबल शुड सी द करेक्ट अमाउंट। वो प्रॉपर करेक्ट अमाउंट देखता है कि करेक्ट साइड पे है कि नहीं है। जो ऑडिटर है प्रॉपर चेक करता है, कास्टिंग करता है हर एक अमाउंट की। देन कैरिड फॉरवर्ड, जो ब्रॉड फॉरवर्ड वाले अमाउंट्स होती है उन सबको भी चेक करते हैं। तो उसके बाद वो एक प्रॉपर समरी बनाता है। देन उसके बाद बैलेंस उसके बाद फिर उसको अकाउंट्स को बैलेंस कर देता है दोनों। उसके बाद द बिल नंबर फॉर विच द क्रेडिट इज़ गिवन इन द लेजर शुड बी शोन। जो बिल नंबर होता है जिससे जैसे हम क्रेडिट देते हैं वो भी प्रॉपर शो होना चाहिए। सिमिलरली जो रेफरेंस बिल है जो भी पार्टी देती है हमें डेबिटेड करने के लिए पेमेंट्स को, वो भी प्रॉपर से चेक करता है। तो उसके बाद ऑल दिस विल इनेबल द ऑडिटर टू लोकेट। अगर इन सब की ज़रूरत क्यों होती है, जिससे कि जो ऑडिटर है वो लोकेट कर पाए वेदर एनी पोस्टिंग इज लेफ्ट आउट और रॉन्गली डन, कि कोई हमारी छूट तो नहीं गई या फिर कोई गलत डन तो नहीं हो गई है। जो गुड्स है प्रॉपर हमें एडवांस के अकॉर्डिंग से रिसीव हुई है या नहीं हुई है। देन जो कॉम्पोजिशन है क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स के अकाउंट में वो क्या है। देन उसके बाद
नॉर्मली देयर शुड बी अ क्रेडिट बैलेंस इन द सप्लायर्स अकाउंट। देखो नॉर्मली बात करें तो जो सप्लायर अकाउंट होता है उनमें क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद बट मैनी टाइम्स एन ऑडिटर में डिस्कवर डेबिट बैलेंस, बट कभी कभी ऐसा होता है जो ऑडिटर होता है वो डिस्कवर करता है डेबिट बैलेंस हमारे सप्लायर्स के अकाउंट्स में। ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, मान लो हमने कुछ परचेज करा तो मतलब ख़रीदा है तो हमने पैसे दिए, तो वैसे तो वो क्रेडिट बैलेंस जाता है उनका, बट समटाइम्स हम डेबिट बैलेंस कर देते हैं क्योंकि हमने एडवांस में ही पेमेंट कर दी होती है उन्हें। देन उसके बाद ऑडिटर शुड वेरीफाई व्हेन द गुड्स रिसीव्ड फॉर सच एडवांसेस और नॉट, कि ऑडिटर चेक करता है कि बाद में वो जो गुड्स हमें रिसीव हुई है, जो हमने एडवांस दिया है, कि नहीं हुआ है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड द अमाउंट अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट, और अगर मैं एक बारी जब हमें गुड्स रिसीव हो जाती है फिर बाद में उसको फिर से क्रेडिट कर दो। इन स्पाइट ऑफ एडवांस पेमेंट, अगर एडवांस पेमेंट करते हैं तो जो सप्लायर अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है ड्यू टू सर्टेन अदर बिल्स अनपेड, और जो बाकी जो अनपेड बिल्स है उन सबकी वजह से वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। तो उसके बाद जो ऑडिटर होता है प्रॉपर डिटेल्स को वेरीफाई करता है, डेबिट देखता है कोई अनरजिस्टर्ड तो नहीं है। तो उसके बाद द गुड्स इन वर्ड रजिस्टर should be scrutinized to see whether goods or question have been received or not, कि जो क्वेश्चंस जो गुड्स हमारे आने वाली थी वो आई है कि नहीं हुई है, प्रॉपर हमारा जो इनवर्ड रजिस्टर में चेक करते हैं। तो उसके बाद जो पार्टी है वो गुड्स भेज देती है, फिर कभी भी ट्रांसिट में है वे तो प्रॉपर एंट्री पास होती है उनके, जो क्लाइंट है उसको रिक्वेस्टेड भेजा जाता है कि डिटेल आप टाइम टू टाइम हमारी पीरियडिकल स्टेटमेंट हमें दो। उसके बाद टू सम अप द ऑडिटेड परचेज सेल द फॉलोइंग स्टेप, कि कौन कौन से परचेज लेजर में कौन कौन से उसको स्टेप्स देखने पड़ते हैं। सो फर्स्ट एक एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन, की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन में है कि नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस को चेक करना। फिर उसके बाद टोटल्स को चेक करना, कास्टिंग पोस्टिंग चेक करना, कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस चेक करना। देन सेल्स लेजर सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज सेल्स लेजर। कि सेल्स लेजर क्या होता है। सो द सेल्स लेजर कंटेन्स अ डेटर अकाउंट, जिसमें हमारा सारा डेटर अकाउंट होता है, जितनी भी हम सेल्स मतलब लोगों को बेचते हैं, मतलब रेंट पे हो गया, मतलब उधार में जो बोरो में लेके जाते हैं सामान, उन सब के में आता है। जो सेल्स लेजर में क्या होता है, इसमें डेटर अकाउंट होता है। इट इन्वॉल्व्स अ क्लाइंट जो कैपिटल जिनकी ब्लॉक होती है, जो सन्ड्री डेटर्स में, फिर बिल्स रिसीवेबल में उनकी जो कैपिटल होते हैं ब्लॉक्ड होती है। देन उसके बाद एक प्रॉपर कंट्रोल नहीं बनाया जाता है तो हमारा पेमेंट हमें मिलता ही नहीं है और टाइम बैरिड हो जाता है। इसका मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म तक उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए तो टाइम वेस्ट हो जाता है और वहाँ से कभी कभी आने के चांस भी नहीं होते हैं। सो जो क्लाइंट होता है ना ही वो अपनी कैपिटल खोता है, बट ऑल्सो उसका बिजनेस भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उसे पैसे ही नहीं मिलते वहाँ से। सो टाइमली कलेक्शन होना चाहिए, गुड रिलेशंस होने चाहिए कस्टमर से, और कोई भी डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए। अगर है तो उसे जल्दी से जल्दी सेटल कर लो। ये लिखा है यहाँ पे। The client will not only lose capital but also the business may decrease. Timely collection of debt ensure good relation, अगर timely collection आ गया तो वहाँ पे good relations आएगी कस्टमर के साथ, एंड इन dispute customer will be settled at the earliest, जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करो। देन स्टेप्स इन सेल्स लेजर ऑडिट, कि सेल्स लेजर ऑडिट को कैसे करते हैं। सो there are following steps. First is examination of opening balances and posting, जो opening balances होते हैं सेल्स लेजर के प्रॉपरली कंपेयर करे जाए बैलेंस ऑफ डेटर से, क्योंकि देखो डबल एंट्री सिस्टम में तो कहीं भी क्रेडिट होगा कहीं भी डेबिट होगा, तो क्रेडिट एंड डेबिट साइड को इक्वली चेक करा जाता है डिफरेंट बुक से। उसके बाद प्रीवियस ईयर की बुक से चेक करते हैं। और पोस्टिंग कहाँ से होती है, कैश बुक से, सेल्स रजिस्टर से, बिल्स रिसीवेबल से, सेल्स रिटर्न से, जर्नल से, इन सबसे वेरीफाई होता है। उसके बाद जो ऑडिटर है प्रॉपर केयरफुली चेक करता है कि प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं है। तो उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ टोटल्स एंड कास्टिंग, जो टोटल्स होते हैं उनको प्रॉपर वेरीफाई करना। आफ्टर चेकिंग पोस्टिंग ऑफ टोटल्स द वेरियस अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड एंड बोथ फॉरवर्ड शुड बी एग्जामिन, जो हमारी जितनी भी पोस्टिंग के बाद जितने भी टोटल्स होते हैं कैरिड फॉरवर्ड करे जाते हैं, फिर बोथ फॉरवर्ड करे जाते हैं, प्रॉपर केयरफुली चेक करेंगे कोई टोटलिंग में कास्टिंग में मिस्टेक्स तो नहीं। दिस वाज समरी ऑफ बैलेंस, द समरी ऑफ बैलेंसेस प्रॉपर कंपेयर करे जाते हैं सेल्स लेजर से। उसके बाद जो कोई भी समरी में कोई चेंज आ जाता है तो लिख दिया जाता है। दिस वाज स्पेसिफिक चेकिंग ऑफ ईच अमाउंट,
जो हर एक एंट्री होती है प्रॉपर सेल से पहले इनवॉइस बना दिया जाता है, क्रेडिट नोट बना दिया जाता है और रिसीविंग अमाउंट दिखती जाती है उसमें। इसे हम लोकेट कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही, अगर उसको आ रही है तो पहले से उसको चेक कर लो। उसके बाद रिसीविंग क्रेडिट बैलेंस इन द सेल्स लेजर, इट विल प्रैक्टिस इन सर्टेन कंसर्न अमाउंट एडवांस प्रायर टू डिस्पैच ऑफ गुड्स, इट may lead to larger of credit balance in the sales ledger, all such balance sheet should be इंक्लूडिंग सन्नी डेटर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना पहले में पैसे मिल जाते हैं, हमने डिस्पैच ऑफ गुड करा नहीं है, तो यहाँ पे जब लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट आते हैं जो सारे कुछ बैलेंसेस हो जाते हैं वो सन्नी क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। समटाइम्स अ गुड में बी डिस्पैच बट सेल्स इनवॉइस में बी नॉट प्रिपेयर्ड, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने तो गुड्स हमें डिस्पैच हो गया बट हमारा सेल्स ऑफ इनवॉइस प्रिपेयर ही नहीं हुआ, एंड ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस दिखा देता है कस्टमर के अकाउंट में। देन उसके बाद ऑडिटर शुड कंफर्म दैट जो सेल्स इनवॉइस है ये प्रॉपर अच्छे से बने हैं और गुड्स डिस्पैच हुई है कि नहीं हुई। दिस बाद कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंसेस, जो बैलेंसेस होते हैं कस्टमर लेजर के कंफर्म होता है कोई एक प्रॉपर स्टेटमेंट से या कस्टमर फॉर वेरिफिकेशन से। तो उसके बाद सच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी सेंड टू द क्लोज ऑफ द ईयर, जितनी भी सारी से स्टेटमेंट होती है क्लोज ऑफ द ईयर में हम भेज देते हैं। तो उसके बाद ये सर्व करते हैं एक एविडेंस, एक सपोर्ट एविडेंस का काम करते हैं हमारे लेजर में। उसके बाद बैड एंड डॉटफुल डेट्स, सो द बैलेंस शीट मस्ट शो द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द डे व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। जो बैलेंस शीट होती है प्रॉपर वहाँ पे ट्रू वैल्यू होनी चाहिए एसेट्स की जब उनको बैलेंस शीट बनाई जाती है। जो भी एनी डेट और विच इज डॉटफुल और रिकवरी मस्ट नॉट बी, जो भी कोई डेट है जो कि रिकवर नहीं होने वाला है ऐसा उनको लिस्ट ऑफ गुड डेट्स में लिख दो, जो कि में रिकवर हो जाएगा उनको गुड डेट्स में लिख दो। एंड वेदर जो डेट्स होता है आउटस्टैंडिंग होता है जो 3 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो वो वहाँ पे बैड डेट आ जाता है। अगर 3 साल से ज़्यादा उन्होंने उधार नहीं चुकाया तो उसको बैड डेट बोल देंगे। सो जो कुछ डेट होता है रिकवर नहीं होने वाले, बट कुछ केसेस में हमारा हो भी जाता है, अगर चेक डिस्काउंट हो जाता है तब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। जो अमाउंट होती है ये इन्हें डाउटफुल रिकवरी और डाउटफुल फॉर रिकवरी, इनको डाउटफुल डेट बोल देते हैं। जो कस्टमर होता है समटाइम्स द कस्टमर रिन्यू द बिल रेगुलरली, पेमेंट में इरेगुलर, जो कभी कभी जो कस्टमर होते हैं बिल इरेगुलर हो जाते हैं, उनके जो पेमेंट्स होते हैं वो भी इरेगुलर हो जाती है, तो यहाँ पर डाउटफुल और रिकवरी में आ जाता है। दूसरी बात एग्जामिनेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें जो क्रेडिट पॉलिसी है वो भी प्रॉपर चेक करनी चाहिए, डाटा रिगार्डिंग कितना क्रेडिट अलाउ कर सकते हैं, एक्चुअल क्रेडिट कितना कर सकते हैं वो उनको अलाउ, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू क्रेडिट पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर सकते हैं। दिस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आउट ऑफ द गुड डेट्स एंड सम आर डेट्स आर डाउटफुल डेट्स, जो कि गुड डेट्स तो होते हैं बट कभी कभी इनमें से कुछ में से गुड डेट में से डाउटफुल डेट्स भी आ जाते हैं तो या फिर बैड डेट्स आ जाते हैं। सो इनके लिए कुछ रिजर्व बना दिया जाता है जिनसे कि रिकवरी आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। तो इसके लिए एक एडवोकेट रिजर्व होना चाहिए फॉर डाउटफुल डेट के लिए हम बनाते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो क्रेडिटर्स होता है वही बनाता है। उसके बाद लीगल पोजीशन ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स की, जो रिजर्व की लीगल पोजीशन क्या है एक ऑडिटर की अगर वो रिजर्व बनाता है डाउटफुल डेट्स के लिए। सो द ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट वेदर बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू फेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और द कंपनी और नॉट। जो ऑडिटर है प्रॉपर चालक चेक करता है कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर नेचर दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। जो ऑडिटर है वो पूरा नेगलेंस और परफॉर्मेंस और ड्यूटी चेक करता है, अगर कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाता है कि प्रोविजंस को चेक करे अच्छे से, जो डाउटफुल डेट्स है सबको चेक करे। देन डाउटफुल डेट्स आ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में उनकी क्या अकाउंट आ रही है, अगर कुछ इनकरेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे फॉल्स करेक्शन आ सकते हैं। दूसरी बात इट बिकम द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू प्रेसिड द डायरेक्टर टू मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की वो प्रॉपर जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको बोले कि आप अपने डाउटफुल डेट्स के लिए एक रिजर्व बनाओ। उसके बाद इफ़ दे डू नॉट एग्री देन देयर शुड बी रिपोर्ट फैक्ट हिज रिपोर्ट इन द शेयर होल्डर्स, अगर वो नहीं ऐसे करते तो उनको शेयर होल्डर को रिपोर्ट जानी चाहिए। देन उसके बाद एक प्रॉपर केस भी है, जो ऑडिटर है प्रॉपर अपने खुद के एस्टिमेशन बनाए कि उसकी रिजर्व के कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है। देन उसके बाद द सम ऑफ द प्रोसीजर ऑडिटिंग लेजर शुड नो द फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो फर्स्ट इज टेस्ट पोस्टिंग करे जो सब्सिडरी बुक से, दिन में टेस्ट ऑडिशन करे, कैलकुलेशन करे बैलेंसेस की, एक समरीज एंड क्लासिफिकेशन बनाए, देन कंफर्मेशन बनाए, क्रेडिट पॉलिसी को चेक करे, रिव्यू करे ट्रूथफुलनेस कितना है, कस्टमर का अकाउंट क्या बोलता है, देन इंटरनल चेक सिस्टम को कंट्रोल करे। तो इस बात इम्पर्सनल लेजर, दो लेजर्स होती थी हमारे बड़े लार्ज होते पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल में सेल्स एंड परचेज आ जाता था, इम्पर्सनल में डिफरेंट छोटे छोटे आ जाते थे। सो
फर्स्ट है हमारा इम्पर्सनल लेजर। सो इम्पर्सनल लेजर कंटेन द अकाउंट्स अदर देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। में सारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अलावा हमारी एंट्री आती है, इनको इम्पर्सनल लेजर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कैपिटल, सम पर्सनल अकाउंट्स, ये सब चीज़ आ जाते हैं जो कि डेटर एंड क्रेडिटर से अलग होते हैं। सो जो बैलेंसेस होते हैं सारे इनकम्स के एंड एक्सपेंसेस के, ये सारे में अल्टीमेटली प्रॉफिट का पार्ट हो जाते हैं। एंड इन केस ऑफ रियल और कैपिटल अकाउंट्स भी बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है। देन उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक, और कौन से, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट, और एक्यूरेट इनकम लाइक इंटरेस्ट एंड कमीशन, एंड सम एक्यूरेट लायबिलिटीज सच एज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, पेंशन गारंटीज, लीज रेस्ट एंड एक्सेट्रा। सो ऐसा नंबर ऑफ अकाउंट्स अपीयरिंग इन द पर्सनल लेजर, जैसे कि नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे अपीयर होते हैं इन पर्सनल लेजर में। तो जो ऑडिटर होता है प्रॉपर चेक करता है, जो डिटेल्स होती है सारी डीपली चेक करता है। जो एंट्रीज होती है पर्सनल लेजर की वो भी सब्सिडी बुक से बनाई जाती है, सच एज सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, जर्नल लेजर। इन सब से जो पॉसिबिलिटीज होती है इन सब की मिसरीडिंग की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है अगर रिवेन्यू एक्सपेंसेस है। सो इट बिकम नेसेसरी इन पर्सन लेजर टू मस्ट बी एग्जामिन क्रिटिकली। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एकदम इन पर्सन लेजर्स को अच्छे से क्रिटिकली इवेलुएट करो। जो प्रॉफिट है, लॉस है, इन सबको भी चेक करो कि फेयर है, ट्रू है कि नहीं है। सो द ऑडिटिंग ऑफ इन पर्सन लेजर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, कि कौन कौन से स्टेप्स है जो ऑडिटिंग में करते हैं हम इन पर्सन लेजर के। सो फर्स्ट इज रिव्यूइंग एंड एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि आप रिव्यू करो, एडुकेसी चेक करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कितने जो प्रॉपर जो सिस्टम है वो प्रॉपर कोई चांस वगैरह मिस्टेक्स वगैरह है तो नहीं। दिस बाद ओपनिंग बैलेंस चेक करो इन पर्सनल लेजर के पिछले साल के स्टेटमेंट से। देन पोस्टिंग करो प्रॉपर सब्सिडी बुक से इनटू अकाउंट लेजर में, रेगुलर इंटरवल्स पे करो, सेल्स बुक से, परचेज बुक से, सेल्स रिटर्न से एंड परचेज रिटर्न बुक से पर्सनल लेजर्स में। देन जो एंट्रीज है कैश बुक से एंड जो जर्नल से वो भी प्रॉपर इन पोस्ट करो हमारी इन पर्सनल लेजर में। उसके बाद पोस्टिंग चेक करो। तो उसके बाद आफ्टर चेकिंग द पोस्टिंग चेक करने के बाद फिर प्रॉपर टोटल्स चेक करो, कास्टिंग चेक करो, जो ऑडिटर है वो प्रॉपर केयरफुली चेक करे, करेक्ट अमाउंट चेक करे, ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो वेरियस बैलेंसेस को चेक करे, ट्रायल बैलेंस बनाए, जो टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड है वो सब चेक करे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या होती है। सो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट may not show true profit and loss in the period because there are certain expenses and income which are out to be included in the adjustment entries must be passed through the journal, arrive in the correct। ओके, सो द प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कभी कभी वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं दिखाता, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम ऐसे होते हैं जो कि एडजस्टमेंट में इंक्लूड्स होते हैं, वो पास तो हो जाता है जर्नल से, बट आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो इट विल बी बेटर इफ आउटस्टैंडिंग मेमोरेंडम बुक इज मेंटेन। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक मेमोरेंडम बुक मेंटेन करके पहले से रखो। जो कुछ बुक्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मेंटेन करके रखते हैं, जो ऑडिटर होता है उनकी प्रॉपर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है, बट अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो प्रॉपर उस बुक से चेक कर लिया जाता है। सो प्रॉपर यहाँ पे ईच एंड एवरी जो आउटस्टैंडिंग आइटम है प्रॉपर चेक होना चाहिए। जो ऑडिटर है कंपेयर करता है एक्सपेंसेस अपने कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर से। जो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनमें इफ सम एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग आर द क्लोजिंग मंथ्स एक्सपेंसेस विद लेस, अगर कुछ होता है तो मेल जुल हो जाता है तो वो अच्छे से बैलेंस नहीं करता है। सो फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एसेट्स की, आउटस्टैंडिंग एसेट्स कौन से होते हैं, जो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इनकम रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू। सब इनको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। सो इनकम रिसीवेबल्स क्या होते हैं। सो देयर आर सर्टेन इनकम विच माइट टू बी हैव इनकम बट नॉट हैव बीन रिसीव्ड, क्योंकि हमने कमा तो लिए बट हमें मिली नहीं है बैलेंस शीट में। ऐसा होता है जैसे कि रेंट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट नॉट रिसीव, डिलीवर तो हो गया है बट हमें मिला ही नहीं है। इंटरेस्ट एक्यूरेट हो गया बट रिजर्व मिला ही नहीं है। जो टैक्सेशन क्लेम्स है एंड जो कमीशन है, शिपिंग डेप्ट्स है, ये सब हमें मिला ही नहीं है। तो जो अब जो इनकम है ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाती है। जो ऑडिटर शुड बी केयरफुली दैट सच इनकम आर गिवन इफेक्टेड बुक्स ओनली फिर रिकवर। तो इसकी वजह से जो हमारी बुक्स है वो सब इफेक्ट हो जाती है। सो सेकेंड वन दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस।
देन सेकंड वन दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. सच एक्सपेंसेस होते हैं, सच एक्सपेंसेस आर पेड फॉर अ पीरियड नॉट फॉलोइंग विद द करंट अकाउंटिंग ईयर. दीज एक्सपेंसेस मस्ट नॉट बी डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट ईयर. द एग्जांपल्स आर इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट रेट्स, टैक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन. जो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हम इस साल के हमारे एक्सपेंसेस में नहीं आते, आगे आने वाले में होते हैं, तो हम इनको कर देते हैं. बट आर पेड फॉर अ पीरियड नॉट फॉलोइंग विद करंट ईयर. हमने कुछ ऐसे पीरियड में कर रहे हैं जो कि करंट ईयर में नहीं है, तो जो ये वाले एक्सपेंसेस होते हैं ये डेबिटेड नहीं होते हैं P&L अकाउंट से फॉर द करंट ईयर, क्योंकि हमने इस साल के लिए करे ही नहीं है. सो जो जिसमें से कौन कौन से होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट रेट्स एंड सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ें. तो उसके बाद द ऑडिटर शुड वॉच एंड एक्सपेंसेस द हेल्प ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. वो नॉमिनल अकाउंट से चेक करता है, डिमांड नोट से चेक करता है, रिसिप्ट से, एक्चुअल इंस्पेक्शन से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सबको चेक करने से निकलता है. जो ऑडिटर होता है प्रॉपर्ली केयरफुली अमाउंट्स को चेक करता है, अप्रोप्रिएट करता है. जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एसेट साइड दिखते हैं बैलेंस शीट में. तो उसके बाद डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो सच एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग. हमने इस साल खर्चा कर दिया पर हमें 2 से 3 या 6 7 साल तक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको अभी कर देते हैं और फॉर द सो मैनी ऑफ ईयर्स हमारे चलते रहते हैं. सो सच एक्सपेंसेस ये हमारे नॉन रिकरिंग टाइप के होते हैं जो कि फाइनेंशियल एंड विच इफेक्ट द फाइनेंशियल बेनिफिट एंड नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स. नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स के लिए होते हैं एंड ये बेनिफिट्स के लिए होते हैं. देन उसके बाद ये एक्सपेंडिचर थोड़े हैवी होते हैं. एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड और इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेस्टर कैंपेन, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हैवी रिपेयर्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, माइंस एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंडिचर, ये सब. तो उसके बाद preliminary expenses. Then उसके बाद a portion of the expenses is carried forward to be written off in the future. ये carried forward करा जाता है, फिर written off in the future के लिए कर दिया जाता है. उसके बाद ये सारे fictitious assets होते हैं, उसमें जो auditor होता है proper expenditure and सब कुछ चेक करता है, प्रॉपर अकाउंट बने हुए हैं कि नहीं बने हुए. जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर के भी प्रॉपर हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह. फॉर एग्जांपल जो रिनोवेशन है एंड एक्सपेंशन होती है बिल्डिंग की, हम उसको एक हैवी रिपेयर्स में नहीं काउंट कर सकते हैं. देन उसके बाद दी होल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड नॉट चार्ज. हम इसे सारा एक साल के लिए ही चार्ज नहीं कर सकते. ये जो स्पेंडिंग होता है ये प्रॉपरली प्रॉफिट से में जाता है. उसके बाद फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. व्हेन जैसे कि हम सिर्फ प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर को जब हम वो देते हैं शेयर्स देते हैं तो हम उनको सिर्फ एक बारे में देते हैं फॉर द लाइफ टाइम के लिए. सो व्हेन अ न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश या फिर न्यू कंपनी बनी या फिर जो न्यू डिपार्टमेंट आया है वो हुआ है, तो वहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं. जो सच एक्सपेंडिचर होता है ये डेबिटेड नहीं होते हैं. देन उसके बाद P&L में प्रॉपर राइट ऑफ करा जाता है फॉर द 3 to 7 ईयर्स के. नो डाउट सच एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल नेचर के होते हैं, बट इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एनी एसेट, चलिए नंबर ऑफ ईयर्स में रिटर्न ऑफ हो जाते हैं. देन हैवी रिपेयर्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ द प्लांट, जो कि जो टू इम्प्रूव या इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अर्निंग कैपेसिटी होती है जो बिजनेस की, जो कभी कभी हम हैवी एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जैसे कि ऑल्टरेशन ओवरऑलिंग ऑफ प्लांट. तो सच एक्सपेंडिचर होते हैं नॉन रिकरिंग के होते हैं. जो सारा एक्सपेंडिचर होता है वो भी डेबिटेड नहीं होता है P&L से फॉर द अकाउंट. देन उसके बाद ये भी हमारा अप्रोप्रिएशन नंबर ऑफ ईयर्स में चला जाता है. तो उसके बाद थर्ड वन दैट इज सेल्स एंड एडवर्टीजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. सो व्हेन अ न्यू डिपार्टमेंट और बिजनेस इज एस्टेब्लिश, नया डिपार्टमेंट बनता है या फिर बिजनेस बनता है तो प्रॉपर नया जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो एक्सेप्शन हैवी एक्सपेंडिचर जो बनता है. उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होता है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं, तो डेबिटेड P&L से तो एंड टू बी राइटन ऑफ द ईयर. सो एक्सपेंडिचर शुड बी स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स एंड P&L शुड बी डेबिटेड. जो P&L होते हैं यहाँ पे डेबिटेड होता है विद द अमाउंट, क्योंकि फिर बाद में जाके वो राइट ऑफ हो जाता है. फिर उसके बाद the balance of such expenditure should be shown in assets. जो सच जो कि इन पे जो एक्सपेंडिचर होता है इनको हम एसेट साइड लिख देते हैं हमारा बैलेंस शीट की तरफ, जिससे कि वो
जब तक वो कम्प्लीटली वाइट ऑफ नहीं हो जाता। तो बी दैट इज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। क्या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या होती है? सो एट द क्लोजिंग ऑफ देयर आर मेनी सब लायबिलिटीज of expenses. Such liabilities may be brought into account of arrival and correct profit. जिस at the time of the close of the year में क्या होता है, कुछ outstanding liabilities आ जाती है for the expenses के लिए। जो such liabilities होती हैं उनको अकाउंट में लाया जाता है फॉर द करेक्ट प्रॉफिट के लिए। देन उसके बाद अगर कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है एक्सपेंसेस के लिए, तो अगर वो पीएनएल में नहीं आ रहे फॉर द करंट ईयर, जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड हो जाता है। तो एक ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो सच लायबिलिटीज को लाए प्रॉफिट निकालने से पहले। तो जो ऑडिटर है मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइडिंग कि उसके बाद वो वही डिक्लेयर होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल को डिक्लेयर करने के लिए। उसके एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि उसे कैश बुक से भी चीज़ें जानने के लिए वो होता है, राइट। देन द ऑडिटर शुड गेट सर्टिफिकेट। तो इस पर एक प्रॉपर सर्टिफिकेट देता है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को। देन उसके बाद द ऑडिटर शुड गो थ्रू द कैश बुक पेमेंट्स को चेक करता है, परचेज बुक को देखता है फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर वहाँ पे कोई एक्सपेंसेस निकल जाता है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, फिर वो उसको क्लाइंट को नोटिस दे देता है। देन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में बी अनअर्न्ड इनकम और अनपेड एक्सपेंसेस। जो हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है वो हमारी अनअर्न्ड इनकम है या फिर अनपेड एक्सपेंसेस हैं। देन एक्सपेंसेस में बी इनकर्ड फॉर द करंट ईयर, जो करंट ईयर के लिए आते हैं। एंड उसके बाद जो पेमेंट विच मेड आफ्टर द पीरियड अंडर ऑडिट की, जो ऑडिट के बाद हम उसको पेमेंट करेंगे तब के लिए। जो सर एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम अनपेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। विच शुड बी डिटेल इनकी जिनको पीएनएल में डेबिट करा जाता है और लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है बैलेंस शीट। जो सिमिलरली जो इनकम होते हैं, जो कि इनकम may be received in the current year but a part of whole of may be related to subsequent accounting period, जो कि रिसीव हो गया बट वो फॉर द सबसिक्वेंट पीरियड के लिए रिसीव हुई है। तो जैसे कुछ इनकम होती है जो पीएनएल की साइड क्रेडिट दिखा दी जाती है एंड हमारे बैलेंस शीट में एज अ एसेट लायबिलिटीज की साइड दिखा दी जाती है। देन उसके बाद द ऑडिटर शुड एग्जामिन वाउचर। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर एग्जामिन करता है वाउचर्स को, एडजस्टमेंट बनाता है। देन द फॉलोइंग आर सम केसेस ऑफ एग्जांपल। अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के? जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज जनरली बुक्स और क्लोज ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। देखो तो जनरली जो बुक्स होती हैं वो लास्ट डे ऑफ मंथ के लिए क्लोज हो जाती है। सो तो वेयर जो वेजेस एंड सैलरीज होती है मंथ की, वो मेरे पहले हफ्ते में दी जाती है फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो बस सच वेजेस एंड सैलरीज होती है डेबिटेड दिखा दिए जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। एंड ईयर अदरवाइज द प्रॉफिट जो होता है ओवर स्टेटेड आ जाता है अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पिछले महीने दी ही नहीं तो हमारा प्रॉफिट तो ज़्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि हम उस महीने की सैलरी तो हम अगले महीने देने वाले हैं। मतलब मान लो 30 तारीख को महीना खत्म हो रहा है, 30 तारीख को अकाउंट बन रहा है, बल्कि जो 30 महीने वाला जो है हम इसको अगले महीने देने वाले हैं सैलरी। तो अभी अगर हम इसको नहीं डेबिट करेंगे पीएनएल की साइड तो ये ओवर स्टेटेड प्रॉफिट दिखा देगा। तो उसके बाद टू गिव इफेक्ट वेजेस एंड सैलरीज प्रॉपर डेबिटेड कर देते हैं एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो हमें आगे वाले होने वाली है। शुड wages and salary should be debited and the outstanding liabilities है वो क्रेडिट हो जाती है। तो उसके बाद ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होती है? देखो देखो दो चीज़ें हैं। हाँ ये ना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो whether the audit fee should be treated as outstanding liabilities or not, कि है देखो उन्हें outstanding liabilities को ट्रीट करें ऑडिटर की फीस को नहीं, क्योंकि इट इज़ आर्ग्यूड एक ऐसा बोला जाता है कि जो ऑडिट है ये शुड बी डेबिटेड टू द दैट ईयर, क्योंकि उसी ईयर के लिए हम करा रहे हैं तो डेबिटेड तो उसी ईयर में होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसे पे ही नहीं करा है, क्योंकि हम ऑडिटिंग तो बुक्स खत्म होने के बाद कराते हैं ना। सो द ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन। तो ऑडिटर को बुलाया जाता है ऑफिस में कंक्लूजन निकालने के लिए, फिर ना नेक्स्ट जनरल मीटिंग में भी बनाने के लिए उसे रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे देनी पड़ती है, बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है। एंड बिफोर एनुअल मीटिंग विच इज डिस्कस द एनुअल अकाउंट्स। और उसके बाद द फीस पेबल फॉर द ऑडिट शुड बी डेबिटेड फ्रॉम द पीएनएल लॉस अकाउंट इवन थ्रू आउट इट्स नॉट पेड। हम वहाँ पे पीएनएल से डेबिट कर देते हैं इवन दो हमने जबकि दी भी नहीं होती है फॉर द दैट ईयर।
फिर उसके बाद इट शुड बी शोन एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इसलिए हमें इसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में मेजर करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड दूसरा तरीका क्या बोलता है कि जो ऑडिटर है वो हमारी बुक्स होने के बाद आता है, जो ऑडिटर है उसको डेबिट नहीं करना चाहिए P&L से। फिर उसके बाद इट कैन बी सेड दैट ऑडिट वर्क इज कमेंस द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर माना चाहिए, क्योंकि हम उसको तो इसलिए हम इसको एक एक्सपेंसेस की तरह लेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो ईच ऑफ द अबव आर्गुमेंट अपने खुद के सपोर्ट है, क्योंकि जो एक बोलता है कि जो इफ द ऑडिट वर्क इज कमेंस बिफोर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स, ऑडिटर फिर भी शुड बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, क्योंकि वो हम बुक्स खत्म होने के बात करने वाले तो हम उसको एज अ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज रख लेना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड क्या बोलते हैं, जो ऑडिटर है वो अपना काम अपने बुक खत्म होने के बाद करेगा, तो हम उसको फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपेंसेस के तरीके से लेंगे, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज परचेजेस। समटाइम्स अ गुड रिसीव फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द क्लोज ईयर बट परचेज इनवॉइस नॉट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, कि हमने खरीद लिए बट हमें इनवॉइस हमें रिसीव ही नहीं हुआ सप्लायर से। सो इन सब परचेजेस के लिए जो परचेज अकाउंट होता है डेबिटेड कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज अकाउंट के लिए। सो जो ऑडिटर होता है प्रॉपर कंपेयर करे परचेज बुक को और जो हमारा इनवर्ड रजिस्टर है उन सब से। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डेब्ट्स। So if the date of balance sheet interest on loans debenture is not due but not paid, कि ड्यू हो गया बट हम पे नहीं कर रहे, तो वहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जो ऑडिटर द प्रॉपर एग्जामिन करता है फॉर द प्रीवियस अकाउंट एंड द डेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट पेड कितना है, सब कुछ ऐसे चेक करता है। देन कमीशन, सेल्समैन एजेंट कमीशन। जो सेल्समैन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर कमीशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। टाइम टू टाइम हमें मिलता रहता है, विड्रॉ करते रहते हैं अकाउंट से। देन जो सच विड्रॉल्स होते हैं प्रॉपर एक कमीशन में एंड ऑफ द ईयर मेंटेन करे जाते हैं। जो कमीशन होता है एट द एंड ऑफ द ईयर चेक करा जा रहा है जितना भी एग्रीमेंट में लिखा था। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, इन दिस कैलकुलेशन में प्रोविजन बनाया जाता है कमीशन के लिए। देन विड्रॉल्स करते हैं, अगर हमारा वो विड्रॉ ज़्यादा करा लेता है तो हम उसको एक एडवांस लिख लेते हैं उनके लिए। देन उसके बाद the auditor should check only the calculation for commission but also the sales में भी such agents। then all the sales must be genuine, जो सारी सेल्स है genuine होनी चाहिए, जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर बनाना चाहिए। तो उसके बाद रॉयल्टी पेबल। सो एट द एंड ऑफ द क्लोज ईयर द रॉयल्टी में भी ड्यू टू पार्टी। देखो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, जो रॉयल्टी होती है ड्यू हो सकती है पार्टी के लिए। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर चेक करे, प्रॉपर प्रोविजन बनाए रॉयल्टी के लिए। तो उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज। सो फ्रेट एंड कैरेज में भी रिमेन अनपेड एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो क्रेडिट फ्रेट एंड कैरेज होता है, कैरेज होते हैं अकाउंटिंग ईयर के लिए अनपेड रह जाते हैं। सो if the accounts have not been rendered of the concerned agent at the time of closing year, such freight carriage should be ascertained from the both inward account। फिर इनको बाद में अकाउंट में लाया जाता है। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर देखता है कि कोई भी अकाउंट अनरिकॉर्डेड ना रह जाए। सो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का। ये होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हैपनिंग ऑफ इवेंट्स पे डिपेंड करता है। सो a contingent liability is an actual liability but which all become a liability on the happening of an event in future। कि देखो liability तो है बट अभी नहीं श्योर नहीं है, हो भी सकते नहीं भी सकते। अगर ये हुआ तो हो सकते है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हो सकती है। देन उसके बाद इट मे बी मैच्योर एज एक्चुअल लायबिलिटी। वो हम उसे मैच्योर बोल सकते हैं एज एक्चुअल लायबिलिटी अगर कोई इवेंट हो जाता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि जो फ्यूचर होता है अनसर्टेन हो जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में कि फ्यूचर में ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट की लायबिलिटी में हो सकती है। Then certainty as obligation has to pay payment in contingent liability forever says that term contingent liability accounting sales के लिए किया जाता है, possibility के लिए किया जाता है, अनडिटर्मिनेबल एंड इनडिटर्मिनेबल अमाउंट्स के लिए करा जाता है, क्योंकि हमें इनकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। देन उसके बाद सिमिलरली स्टेटेड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी। ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी हमारी हैपनिंग ऑफ फ्यूचर पे होगी। तो उसके बाद इसके कौन कौन से एग्जांपल्स है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्काउंटेड। हमारे बिल्स आर डिस्काउंट हो गया बैंक से बिफोर द मेट ऑफ मेच्योरिटी, देन जो पार्टी है वहाँ पे लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। देन उसके बाद सेकेंड वन दैट इज सूट्स पेंडिंग फॉर डैमेज। अगर
a suit pending damage the clients under which the damage is claimed for the breach। अगर ब्लीच हो गया है, मतलब ब्लीच हो गया, कॉपीराइट वगैरह का कोई डैमेज हो गया, कि कोई कुछ भी हो गया तो आ जाता है। उसके बाद कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड अकाउंट ऑन हमारे अनएक्सपेक्टेड लेटर्स है जो बैंक से इशू है, देन डिस्प्यूट बट एडिशनल इनकम टैक्स वगैरह इन सब के लिए हुआ है, देन इंडेमनिटी बॉन्ड्स हमारे इशूड बाय बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। तो कि जैसे कि जो इंडेमनिट बॉन्ड्स होते हैं जो बैंक ने इशू कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वहाँ आ जाता है, पे गारंटी देता है बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, एन एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट। अगर एक्सपेंडिचर क्या होता है, लायबिलिटी में इन्वॉल्व एन अल्टीमेट लॉस, जो लायबिलिटी में अल्टीमेट लॉस होता है, जैसे कि सूट फॉर डैमेज, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्टॉक मार्केट, इन सब में जाके बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। देन अकाउंटेंट लायबिलिटी में ऑल्सो एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, यहाँ पे सिर्फ एक एसेट भी आ सकता है, जैसे कि अगर गुड्स हो गई हैं परचेज, हमें डिलीवरी नहीं है, अंडर दी एग्रीमेंट और सर्विस जो नो मेंशन कौन कितनी लायबिलिटी कितनी नहीं है, तो हम उसको एक अपने तरह से ही रफा दफा कर देते हैं, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अ फुट नोट में बी एडेड टू द बैलेंस शीट टू शो। एक फुट नोट हम लिख देते हैं बैलेंस शीट में एंड में। देखो, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेबिट की क्लेम्स हो गए बट नो डेप्ट हमने क्लियर नहीं करे हैं। एक अनकॉल्ड लायबिलिटी है ऑन शेयर्स और पार्टली पेड अप में, एरियर्स है क्यूमुलेटिव डिविडेंड प्रेफरेंसेस में, देन एस्टिमेटेड अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट कितना रहता है कितना नहीं, देन अदर अमाउंट्स आते हैं कंपनी में जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के लिए होती है। सो वाइल गोइंग थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम बुक्स में जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग मिनट्स बुक बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो ऑडिटर होता है प्रॉपर से लायबिलिटीज को चेक करता है, इंक्वायरी करता है, नंबर ऑफ बिल्स चेक करता है, मैच्योर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और है, तो ऑडिटर शुड कंसल्ट द सॉलिकेटर देन एसेट्स की प्रॉपर देखता है कितना नहीं है। देन ये पढ़ता है सीधा कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होते हैं। एक बार ये पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में भी डिफाइन इन केस ऑफ रिसीवेबल्स, की तो अमाउंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हम इसको डिफिनेट कर सकते हैं एज अ बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट हुआ है कि नहीं हुआ, जो सर्टेन अमाउंट है। देन उसके बाद ये पड़ता है सीधा कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होता है। सो कॉन्टिजेंट एसेट आर दोज विच अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। जो कॉन्टिजेंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि अराइज हो सकते हैं, अगर कोई इवेंट हो जाता है तो हो जाता है, इसलिए यूजुअली द कॉन्टिजेंट एसेट्स होते हैं उनको फुट नोट पे लिख देते हैं बैलेंस शीट में। एसेट्स एट फॉलोइंग आर द एग्जांपल, जैसे कि अनकॉल्ड शेयर्स ऑफ कैपिटल, देन क्लेम आ गया एक्सेप्टेबल बिल्स रिसीवेबल का, देन क्लेम फॉर इन्फेरिशन या कॉपीराइट, देन क्लेम फॉर रिफंड और सेल्स एक्सेस और नॉट क्रेडिट एक्सेट्रा। इट इज लॉजिकल एज द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आर शोन द बैलेंस शीट। ये एक लॉजिकल है कि हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में लिखें, and the consigned assets should also be shown, then otherwise it's true and fair। अगर हम assets को, इनमें से एक चीज़ ऐसी होती है जो हम शो करते हैं और एक चीज़ ऐसी है जो हम शो नहीं करते हैं फुट नोट में। यस, ये था ये टॉपिक। दिस इज लॉजिकल जो है ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में दिखाया, एंड देन द कॉन्टिजेंट एसेट्स शुड ऑल्सो बी शोन, अदरवाइज ट्रू एंड फेयर एसेट्स में भी। हाँ, ये रहा एक्ट, द कंपनीज एक्ट डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिजेंट एसेट ना बैलेंस शीट। इतना जरूरी नहीं है कि हम बैलेंस शीट के फुटनोट में इनको दिखाए कि नहीं दिखाए। सो दैट्स चैप्टर नंबर 10, दैट इज वॉचिंग ऑफ लेजर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसकी पीडीएफ के लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो सी नेक्स्ट वीडियो, टू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।